सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। भाई देखिए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना किधर जा रही हो। अरे अरे अरे, ऐसा ही लग रहा है मुझे, आज आपको देख करके लग रहा है इतने सारे सितारे मुझे दिख रहे हैं। कहाँ? बस आपके कुर्ते में दिख रहे हैं। ओहो, और क्या, कांच भी लगा है, सितारे भी लगे हुए। तो मैंने सोचा भैया ये गाना इस मौके पे बनता है और हम मौके छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि आज आप मुझे बहुत समय बाद मिली हैं। बिल्कुल। और भैया आपकी जो नीली बिंदी है ना, हाँ। ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा, यानी तुमने मेरी बिंदी भी देख ली है? तो जरा काजल भी देख लो। काजल तो वही नैनों में काजल है। तो आपके हर उस पर गाने बने हुए ऑलरेडी, लेकिन अभी तो मैं यही गाऊंगी कि भाई बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना किधर जा रही है। लेकिन हम अपने सखी और सखाओं को बता दें कि ये गाना हम सुनाने वाले नहीं है, तो मंजरी मेरे लिए गा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन श्रोताओं, आज मंजरी ने बताया, बातों ही बातों में एक गाना है कि बातों ही बातों में तुमने बात बदल दी है। तो मंजरी ने बात बदल दी आते ही और मेरी तरफ सारा इशारा कर दिया। असल में मंजरी आज गाजर का हलवा बना के लाई है और वो गाजर का हलवा इसने खुद भी खूब खाया है। और मुझे भी खिलाने वाली है। तो बात तो हमने शुरू करनी थी गाजर के हलवे से, लेकिन इसने बात बदल दी और मेरी तरफ बात फेंक दी। देखिए, बात बदलने में तो हम दोनों ही एक्सपर्ट हैं। बस मौका मिलना चाहिए किसी को भी माइक के आगे, तो हम तय करते हैं क्या बोलेंगे और बोलते हैं कुछ। हाँ, ये बात तो है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, हम तो अच्छी बातें कर रही हैं और हमारा उद्देश्य क्या होता है, अपने सखियों और सखाओं को हंसाना, उनका मनोरंजन करना। और इसके लिए हम रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि आज हम कैसे बात शुरू करें, आज हम क्या बोलें। और जब दोनों सखियां मिलती है ना, तो कुछ ना कुछ तो सखियों में चुगलबाजी होती है। और तभी बहुत मजा आता है कि जब हम एक दूसरे की खिंचाई करते हैं और हमारे श्रोता भी जानते हैं कि आज ये लोग मस्ती के मूड में। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए, मस्ती का मूड होना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि बातें करने से पहले हमें सोचना होता है। कई बार ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसी बातें हैं जिंदगी में जहाँ कहते हैं ना, तोल मोल के बोल, बिल्कुल है ना, बहुत तोल के बोलना पड़ता है आपको कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कई बार हम भक से बोल जाते हैं और बात बिगड़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो इस पर हमें थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। तो आज के जो हमारे विषय हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं। बिल्कुल, ये है कि बातें करने से पहले सोचे। बिल्कुल। और जब सोचना ही है तो भाई भरवा व्यंजन भी बना ले। अरे, क्योंकि व्यंजन बनाने चलते हैं ना, क्योंकि आज का दिन है, तो हम भरवा में कौन सी सब्जी लेने वाले हैं, उसमें क्या क्या भरेंगे, ये भी हमें सोचना पड़ता है ना। और अगर तो आज क्या है भरवा व्यंजन में? बहुत सारे व्यंजन हैं जो धीरे धीरे हम बताएंगे। लेकिन अभी नहीं बताना। मुझे सिर्फ बना के खाने के लिए देना। बनाओगी तुम ही। वैसे हमने आपको ऑलरेडी दे रखी है। अच्छा, दे रही है भरमा बैंगन, सारे रेसिपी दे रखी है। तो ये तो बात करेंगे और हमारे सखिया साथी लोग भी लिखेंगे कि वो क्या क्या कैसे बनाते हैं। भरवा व्यंजन तुमने दिए हैं ना, तो हम अपने सखाओं से थोड़ा सा ये प्रार्थना करते हैं कि वो कैसा खाना बनाते हैं। क्या कोई भरवा सब्जी बनाते हैं? भरवा भिंडी सबसे सरल है, भरवा टिंडी बिल्कुल है ना, भरवा बैंगन तो होता ही है, भरवा शिमला मिर्च भी होती है, भरवा आलू भी होते हैं। तो आपने कभी, सखियां तो बनाती ही हैं, लेकिन क्या हमारे सखा लोग कभी घर में खाना बनाते हैं अपनी पत्नियों को खुश रखने के लिए कि चलिए आज संडे का दिन है, मैं कुछ भरवा व्यंजन बनाता हूँ? तो देखते हैं क्या लिखते हैं वो लोग। तो बताइएगा। और सखी विशेष में हम बात करने वाले हैं ललिता बाबर, जो एथलीट हैं। अच्छा, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और मंदाकिनी जी, दोहे और कहावतें जो समय समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं। जैसे बुंदेलखंड की अलग होती है, अवधी की अलग कहावतें होती हैं, और हमारे बिहार की अलग होती है, राजस्थान की अलग होती है, गुजराती कहावतें भाषाई होती हैं, जो चेंज होता है। हाँ, और इनसे हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इन पर भी हम बात करेंगे और आप भी लिख सकते हैं कि आप क्या कौन कौन सी पिछले कार्यक्रम में मंजरी, हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि भाई जैसे मैं और मंजरी प्रोग्राम दे रहे हैं, इस बात को वो अपनी भाषा में लिखकर भेजें। तो कुछ सखाओं ने मैंने सुना था, है ना। तो आज हम फिर से कहते हैं कि दोहे और कहावतें वो अपनी अपनी जो उनका कल्चर है, उनकी जो भाषा है, उस पर अगर वो लिखते हैं कि भाई गुजराती भाषा में इस बात को ऐसे कहा जाता है, मराठी भाषा में ऐसे, पंजाबी में ऐसे और राजस्थानी में ऐसे, और अन्य भाषा के लोग जो इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारे, वो भी लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ कहावत कितनी प्रचलित है। लोग कहावतें बात बात पर कई बार हम कहावतों का प्रयोग करते हैं। और
एक ही लाइन में सारी बात कह देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी बातें हम अपने श्रोताओं से चाहते हैं, हम इंतजार करते हैं उनके पत्रों का। और वही देखिए श्रोताओं, मंजरी ने बहुत ही प्यारे से बात को संभाला है और आज तो किया है, यानी बात करने की कला कोई मंजरी से सीखे। अरे तो जी, मैं एक गाना सुनवा रही हूँ मंजरी, वो शायद तुमसे भी थोड़ा तुम्हें भी डेडिकेट करती हूँ और उन सभी लोगों को करती हूँ जो लोगों का दिल जीत लेते हैं अपनी बातों के जरिए। जी। हमारे श्रोता बताएंगे कि कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। बिल्कुल, उनसे ही पूछेंगे किसी का दिल जीता है या नहीं, ये भी बता सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए हमारे श्रोता भी हम लोगों का दिल जीत लेते हैं जब वो हमारे पोस्ट पर या हमारे हमको संदेश लिखते हैं, वो अपनी समीक्षा हमें लिखते हैं, संदेश लिखते हैं। बिल्कुल। और देखिए बात करना तो भाई सबको बहुत पसंद है और आपको भी पता है कि मंजरी भी बहुत बातूनी है और हम मैं बातूनी नहीं हूँ। अच्छा नहीं ऐसा नहीं, मुझे पता है श्रोता जो साथी वो आप भी अरे बहुत बातूनी है, बोलती है फिर चुप नहीं होती है। तो देखिए लेकिन हाँ ये बात है कि हमें कभी क्या बोलना है और सोच समझ कर बोलना चाहिए और हमें कितनी बातें किससे करनी है इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कितना सोच के बोलना पड़ेगा फिर तो। हाँ मतलब तराजू की जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड में एक तराजू बना लीजिए और जो बात मुंह से निकलती है ना मंदाकिनी जी, वो बहुत दूर तक जाती है और कितनी दूर तक जाएगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो
हम लोग बातें कर रहे हैं वो हमारे माइक्रोफोन के जरिए, रेडियो के जरिए हर घर के कोने कोने में ये बात जाएगी कि आज हम लोग क्या बात कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बोलने से पहले सोचे कि क्या बोलना है। और इसी पर देखिए लिखा है कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। तो जब हम जैसे मीठा बोले या हम कड़वे वचन बोले तो ये हमारे नियंत्रण में ही होता है। हमें क्या बोलना है, मीठा बोलना है या हमें तीखा बोलना है, ये आपके ऊपर है। तो आप अपनी जबान को और अपने दिमाग को संभाल कर इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल सही कहा। आपकी बात में मुझे जगजीत सिंह की वो गजल याद आ गई है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मुझे लग रहा है प्रोग्राम के बाद आपकी आवाज में ये गजल सुनेंगे हम। बिल्कुल सुनना। हाँ। मुझे ये गजल बहुत पसंद है और कितनी गहराई के साथ जगजीत साहब ने इसे गाया है, सुनकर मेरी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, और उनकी आवाज तो भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो आपने कहा कि कटु वचन नहीं बोले, और अगर आप बोलते हैं तो आपके नियंत्रण में कुछ शब्द होने चाहिए ताकि घाव न हो। इसीलिए कबीरदास जी ने भी कहा कि शब्दों को संभाल कर भली प्रकार सोच विचार कर मुख से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि जो बात बोली जाती है वो सुख तो देती है, या फिर अगर आपने गलत बात बोली है तो वो घाव दे देती है। तो समझदार और जो बुद्धिमान इंसान है वो वही है जिसे पता होता है कि उसे कब, कहां और किससे कितनी बात कहनी है। आज का जो समय है वो हर किसी पर भरोसा करने का तो बिल्कुल नहीं है मंजरी, लेकिन ये जरूर है कि हम क्या करते हैं, कई बार अपनी दिल की बातें, अपने मन की बातें, अपने जीवन की बातें, अपनी जिंदगी से जुड़े हर पल किसी को अपना मानकर शेयर कर देते हैं। बिल्कुल, है ना, हम खाली हो जाते हैं कहकर, है ना, भावुकता में। लेकिन क्या होता है कि कई बार जब आप जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाते हो या कोई आपको अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं, तो फिर वो हर कोई जानने को तो उत्सुक रहता है कि आपका जीवन क्या है, कैसा है, और आपने अपनी बात कह दी, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि फिर आपको कई बार उसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही बात कही। तो इस समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें अपनी कितनी बातें किससे शेयर करनी है, साझा करनी है, कितनी नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है, वही जो आपने कहा ना, ज्यादा से ज्यादा अपनापन दिखाया और फिर हम तो लुट गए, कहना चाहिए प्यार में है ना। और जैसे कि हम लोग एक समाज में ही रहते हैं, सामाजिक प्राणी है, तो बिना एक दूसरे से बात के बगैर रह भी नहीं सकते। और हमारे जो संवाद होते हैं वो हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। और हम अपने शब्दों के माध्यम से अपने विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे बोला जाए तो वही शब्द संबंधों को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए दूसरों से बात करने से पहले सोचने की कला जीवन में अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। इसीलिए कहा जाता है कि तोल मोल के बोल, है ना। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप समझें कि हमारे शब्दों में अपार शक्ति होती है, और एक प्यारा सा वाक्य, मीठा सा वाक्य, मधुर वाक्य किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, तो वहीं एक कठोर शब्द जो है गहरा घाव भी दे जाता है। तो कई बार क्या होता है, हम गुस्से में, आवेग में, जल्दबाजी में ऐसी बात कह देते हैं जिसका फिर हमें पछतावा बाद में होता है। अगर बोलने से पहले हम थोड़ा सोच लें कि हमारी बात का सामने वाले पर क्या असर होने वाला है, तो बहुत सारे टकरावों को हम टाल सकते हैं। बिल्कुल। और बात करने से पहले सोचने का अर्थ ये भी है कि हम सामने वाले की स्थिति, भावना और मानसिक अवस्था को समझें। हर व्यक्ति की सोच और संवेदनशीलता जो होती है वो अलग अलग होती है। जो बात हमें सामान्य लगती है वही किसी और के लिए दुखद भी हो सकती है। इसीलिए सहानुभूति और समझदारी के साथ बोलना संवाद को प्रभावी बनाता है। और मंदाकिनी जी, जब हम बोलते हैं ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने कब किससे क्या बोला था। अगर आप इस चीज को याद रखेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं बोलेंगे किसी से। तो ये बहुत जरूरी है। अब जब आप कार्यस्थल पर हैं, आप परिवार में हैं, मित्रों के बीच में हैं, तो संयमित भाषा का इस्तेमाल करें और प्यार से बोलें। जहां तक कि कोई भी बात अगर आप कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो उसको प्यार से समझाएं, अपनेपन से समझाएं। और ये भी बात सच है मंजरी की दुनिया में जो मौजूद इंसान है वो हर कोई इंसान हमारा भला नहीं सोचता। बिल्कुल सही बात है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऊपर से तो एक दोस्त की तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर से एकदम हमारे विरोधी होते हैं। आपको एकदम कटार उनके हाथ में हटा रहती। सही बात। तो हमको अपनी कमजोरियों का, अपनी परेशानियों का, या जो भी हमारी जिंदगी में घटा है या हम सोच रहे हैं, भविष्य की प्लान कर योजना बिना सोचे समझे किसी को नहीं बताना। ये बातें तो देखिए हमें समझाई भी जाती हैं कि आप सोच समझकर अपनी बात कहें, कहाँ किससे कब बात कहनी है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता साथी भी तो लिख रहे हैं ना कि बोलने से पहले सोचने वाला ये सोचकर
बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, सोचकर बोलने वाला। और सोचकर बोलने से हम कभी भी उपहास के पात्र नहीं बनते, क्योंकि हमें उस विषय पर बोलने के लिए कौन से शब्द बोलना है, कौन सी बातें बोलनी है, और उन शब्दों के चुनाव करने एवं सुनने वाले की भावना का ध्यान रखते हुए कौन सा शब्द उचित और कौन सा अनुचित रहेगा, इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, जिससे हमारे मुंह से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकलता जो सुनने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचा सके, बल्कि कम, उचित और उपयुक्त शब्द बोलकर सुनने वालों की दृष्टि में हमारी छवि समझदार व्यक्ति की बन जाती है। इसलिए जब भी बोले सोच कर ही बोले, जिससे आपके संबंधों में रस बना रहे। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि बात करने से पहले ये सोच, ये विषय बहुत अच्छा है, हमें बात करने से पहले हमेशा सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और ध्यान रहे कि हम कहाँ बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं। और कभी कभार हम बात करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते, कुछ भी बोल जाते हैं और ये भी नहीं देखते कि हमारे सामने कौन खड़ा है, या हम जहां पर है वहां का माहौल कैसा है, वहां पर क्या बात बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए। हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं, जिससे रिश्ते खराब होते हैं, आपके सम्मान में कमी आती है। इसलिए कहाँ बोलना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपनी बात को कैसे कहना है। और फिलहाल तो हमें लगता है अब हम लोग गीत सुन लेते हैं। पता चले श्रोता कहेंगे कि ये तो कहते ही जा रहे हैं, ये तो बोलती जा रही है ना, तो गीत सुनाना बहुत जरूरी है। सुनते हैं, उसके बाद श्रोताओं के और भी विचार हम शामिल करेंगे। दीवाना करके छोड़ोगे, लगता है यूं हमको, 100 बार कहा है जाने जहां, यूं प्यार से तुम देखा न करो। हाय जीना मुश्किल कर दोगे, लगता है यूं हमको, 100 बार कहा है जाने जहां, यूं प्यार से तुम देखा न करो। हाय जीना
आँखों को। आँखों की तस्वीर बनी मेरे सीने में। हो तुम हो इन सांसों में, सुनो ना है जीना मुश्किल कर दोगे लगता है यूं हमको। सामार कहाँ है जाने जहाँ, यूं प्यार से तुम देखा न करो। है जीना मुश्किल कर दोगे लगता है यूं हमको। 100 बार कहा है जाने जहाँ, यूं प्यार से तुम देखा न करो दीवाना। और जरा कुछ और करीब आ मेरे हंसी। वादा करो बाहों में उठा लोगे तो नहीं। हो दिल तो यही चाहे कि मिले और मुस्काए। रंग मेरे होठों से चुरा लोगे तो नहीं। हो चोरी चोरी तुम भी हम तक आओ ना ओ दीवाना करके छोड़ोगे लगता है यूं हमको। सामार कहाँ है जाने जहाँ, यूं प्यार से तुम देखा न करो दीवाना। साथियों देखिए भाई, जो ये गाना बजा ना तो हम सोच समझ के बिना सोचे समझे बोले देते हैं कि ये गाना मंदाकिनी मैम के ऊपर बिल्कुल सूट कर रहा है। और बस पूछे मत कितनी मस्त लग रही है, गुलाबी गुलाबी चेहरा हो रखा है इनका। लेकिन तो मतलब गाना इतना बढ़िया कि मूड बन गया कि मुझे ये चीज बोल ही दो, है ना, कि दीवाना करके छोड़ेंगी। तो श्रोताओं को मैं बता देना चाहती हूँ कि मंजरी बात तो कर रही थी कि सोच समझ के बोलो, और यहाँ देखो बिना सोचे समझे बोल रही है। बीच बीच में थोड़ी फुलझड़ियां होनी चाहिए ना। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चेहरा गुलाबी नहीं हो रहा है मेरा, ये तुम्हारे प्यार से हो रहा है। अरे क्या बात है, तुमने इतनी प्यारी बात कह दी तो इंसान खुश होता है ना। आपकी अभी हमने क्या कहा, किसी के लिए हम 2 शब्द भी कह देते हैं तो अच्छा लगता है, भले वो झूठ भी हो सकता है, जैसे कि भी तुमने बोला। नहीं, झूठ नहीं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन कहने का जो अंदाज होता है वो आदमी को प्रभावित करता है, खुश करता है। हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, पढ़ते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि बोलने से पहले 100 बार सोचें, सीखो अपने शब्दों को 100 बार परखना सीखो, ना दुखे दिल किसी का, दूसरे का दर्द भी समझना सीखो, अपनी बातों पर कायम रहना सीखो, और बड़े नाजुक होते हैं ये दिल के रिश्ते, इन्हें संभालना सीखो। बोलने से पहले 2 बार सोचो, 2 बार सोचो, क्योंकि आपके शब्दों और प्रभाव से दूसरे के मन में सफलता या विफलता का बीज बोया जाएगा। बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि बिना सोचे समझे बोलने से गलतफहमी या विवाद हो सकता है, जबकि सोच समझकर बोलने की स्थिति स्पष्ट करती है कि आपके शब्द दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए सोच विचार करके बोलना बहुत जरूरी, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। ये विश्वास बनाता है कि और प्रियजनों के साथ संबंधों को मजबूत करता है। ये आपको एक बेहतर संवादी बनाता है, जो बातचीत को आगे बढ़ाता है और संबंधों को मजबूत करता है। बहुत अच्छी बात कही। एक श्रोता का कहना है कि बात करने से पहले सोचना इसलिए जरूरी है ताकि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बच सकें, गलतफहमी दूर कर सकें, रिश्तों को मजबूत रख सकें और अपनी छवि को सकारात्मक बनाए रख सकें, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते और वे स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं, जिससे पछतावा हो सकता है। यह आपको आत्मनियंत्रण और बुद्धिमानी भी दर्शाता है, जो प्रभावी संचार के लिए महत्वपूर्ण है। सोचने के मुख्य कारण के बारे में इन्होंने बहुत विस्तृत टिप्पणी की है। कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि सोच समझकर बोलना चाहिए। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि अगर मौन रहना एक साधना है तो सोच समझकर बोलना एक कला। इसलिए जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुख्तसर बोलिए। हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे बोली गई बात न सिर्फ सामने वाले को बुरी लग सकती है, बल्कि हमारी इमेज भी खराब हो सकती है। बहुत बार होता है कि हम अपने अहम में होते हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं, पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, आंखों
से निकले आंसू वापस जा सकते हैं, कमान से निकला तीर वापस आ सकता है, क्या नहीं आता है। बस उसी तरह हमारी बात है, बाद में पछताते रहने की से अच्छा है कि पहले ही सोच समझकर बोला जाए। यानी जो हमारी बात है वो एक बार निकल गई तो वापस नहीं आएगी, आप कितना भी अफसोस करें। बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता ने कहा है कि कुछ भी कहने से पहले एक छोटा सा विराम लें ताकि आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकें। गुस्सा या उत्तेजना होने पर गहरी सांस लें ताकि आप शांत होकर बोलें। ये समझने की कोशिश करें कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है ताकि आपकी प्रतिक्रिया सार्थक हो, जाने कि आपके शब्द कैसे दूसरों पर असर डालते हैं। और एक साथी लिखते हैं, जिस तरह कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, बस उसी तरह हमारे मुख से निकले शब्द वापस नहीं आ सकते। अकस्मात मुंह से निकले कटु शब्द रिश्ते खराब कर देते हैं। अच्छा है कि पहले सोच समझकर बोला जाए और बोले गए शब्दों का प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक हो सकता है। शब्द न केवल हमारी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं बल्कि वे हमारे संबंधों, छवि और दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी निर्धारित करते हैं। यानी सबने बहुत अच्छी सी बात लिखी है और हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बातों बातों में क्या लेंगे। हाँ, कुछ नहीं लेंगे, हम एक गाना लेंगे। अच्छा। खरोश, हमले की तैयारी करो, जल्दी करो। छुपा के रखना मोहब्बत को इस ज़माने में कि आज सांस भी लेना किसी बहाने से। किसी को पता ना चले बात का कि है आज वादा मुलाकात का। किसी को पता ना चले बात का कि है आज वादा मुलाकात का। बुरा हाल है दिल के जज्बात का कि है आज वादा मुलाकात का। किसी को पता ना चले बात का कि है आज वादा मुलाकात का। न दिल था न दिल में ये अरमान थे, न दिल था न दिल में ये अरमान थे। ये लग मुस्कुराहट से अनजान थे, जुदाई में हम तो परेशान थे। खुदा मेहरबान था न इंसान थे, मगर आज क्या जिक्र सदमात का कि है आज वादा मुलाकात का। किसी को पता ना चले बात का कि है आज वादा मुलाकात का। तो मंजरी, अब हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। जी।
तो अंतराल के बाद हम फिर से उपस्थित हैं अपनी सखी और सखाओं के लिए। जी, और सबका करते हैं एक बार फिर से स्वागत। बिल्कुल। तो आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत। एथलीट है हमारी खिलाड़ी ललिता बाबर। ललिता भारतीय एथलीट, पूर्व भारतीय लंबी दूरी की धाविका है। ललिता उन प्रेरणादायक हस्तियों में से एक है जिन्होंने सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया। उनकी जीवन कहानी संघर्ष, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम का उत्कृष्ट उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मंजरी। ललिता का जो जन्म है 2 जून 1989 है ना, 1989, पूर्व महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए बचपन से ही उन्हें अभावों में थोड़ा सा जीवन बिताना पड़ा। बचपन से ही उन्हें दौड़ने का शौक था, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनका खेल जो का सफर था वो आसान नहीं रहा। खेल सुविधाएं, अच्छे जूते और पोषण जैसी मूलभूत चीजें भी उन्हें आसानी से उपलब्ध नहीं थी। कई बार वे साधारण चप्पलों या नंगे पांव ही दौड़ का अभ्यास किया करती थी। खेतों में काम करना और घर की जिम्मेदारियों के साथ अभ्यास करना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था। हाँ, और मंजरी उस समय ग्रामीण समाज में लड़कियों के लिए खेल को करियर बनाना आसान भी तो नहीं है ना। जनरली देखा जाए तो बड़ा मुश्किल काम है हमारे समाज में। तो सामाजिक सोच है, सीमाएं उनके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा थी। और अनेक लोगों का मानना था कि लड़कियों को खेलों में ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इन सब के बाद भी ललिता ने हार नहीं मानी। परिवार के सहयोग और अपने मजबूत जो संकल्प के बल पर उन्होंने जो प्रशिक्षण था उसको जारी रखा और धीरे धीरे स्थानीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। बिल्कुल। और अपने करियर के दौरान ललिता को कई बार असफलताओं और चोटों का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बेहद कठिन थी और हर हार मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती थी, लेकिन उन्होंने इन असफलताओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि एक सीख के रूप में स्वीकार किया। निरंतर अभ्यास, आत्म अनुशासन और मानसिक दृढ़ता ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर खुद को राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। हाँ, और ललिता बाबर के संघर्षों का अगर हम देखें रिजल्ट, तो उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में जगह बनाई और वे इस स्पर्धा के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और ये उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय थी। मंजरी, शुरुआत में वो 5000 मीटर और 10,000 मीटर दौड़ में ही भाग लेती थी, लेकिन बाद में स्टीपल चेज में उन्होंने विशेषज्ञता हासिल कर ली। बिल्कुल। और 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। फाइनल में उन्होंने 10वां स्थान हासिल किया, जो भारत के लिए ऐतिहासिक था। और उनकी उपलब्धियों में ये भी है कि एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो 2015 में हुई थी, 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक उन्होंने जीता था। और उनके राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो ललिता बाबर ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में कई बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और लंबे समय तक भारत की सबसे तेज धाविका रही। कॉमनवेल्थ गेम्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी उन्होंने करी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया और लगातार शीर्ष स्तर पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। हाँ, और जब उन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, इतना बड़ा नाम कमाया, तो उन्हें सम्मान भी बहुत मिले। जी। तो उन्हें ललिता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICC और भारत के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2015 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। अर्जुन पुरस्कार उन्हें 2015 में मिला। भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। जी। और ललिता जी की जो जीवन यात्रा है वो ये सिद्ध करती है कि कठिन परिस्थितियों में परिस्थितियां कैसी भी कठिन आए, लेकिन आपके सपनों को रोक नहीं सकता। अगर आपके अंदर सच्ची लगन, निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास है तो आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और उनकी कहानी भी आज भी हमारे बीच लाखों युवाओं के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। ग्रामीण पृष्ठभूमि की जो लड़कियां हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ी उदाहरण है। और अब तो लड़कियां आ रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र हो, खेल के मैदान में लड़कियां डटकर मुकाबला कर रही हैं और बाकायदा। बिल्कुल। और हमें लगता है मंदाकिनी जी, अगर आपको पता चलता है कि आपके आसपास के स्कूल में, गांव में लड़कियां ऐसी हैं, खेलने में रुचि रखती हैं, तो आप लोग एक मिल करके एक सहयोग की भावना रखें और उस बच्चे का पूरा सहयोग दें कि वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके पास पड़ोस में ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं जो किसी भी खेल में या किसी भी कला में आगे बढ़ना चाहती हैं। उनके माता पिता को समझाया जा सकता है, अगर वो इसके लिए तैयार नहीं है
तो किसी न किसी को पहल तो करनी ही होगी। बिल्कुल। और आप उन्हें समझाकर कुछ लोग जिम्मेदारी लेकर ये कदम उठा सकते हैं और उस बच्ची को बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी समाज सेवा होगी ना। बिल्कुल, बहुत बड़ी समाज सेवा होगी और बच्चों का उत्साह भी बढ़ता है इस तरह से कि कोई हमारा सुन रहा है, कोई हमारे लिए करने वाला है। तो उनकी छोटी छोटी जरूरतें आप पूरी कर सकते हैं। जैसे खेल के संसाधन उनको जुटा सकते हैं कि बैट चाहिए या हॉकी चाहिए, पढ़ाई के संसाधन जुटा सकते हैं। पढ़ाई के जुटा सकते हैं। बच्चा पढ़ने में होशियार है और उसके पास साधन नहीं है घर परिवार में, तो आप उन्हें समय समय पर किताबें, बैग, पोषण युक्त जो पदार्थ खाने के भोजन सामग्री है वो भी कुछ लोग कह ले कि चलो अच्छा हम इन बच्चों को दूध देंगे या फल सब्जियां अरेंज करा देंगे। तो ऐसे अगर हम सहयोग की भावना रखेंगे तो हमारे देश की हर बेटियां, हर लड़कियां आगे बढ़ेंगी और हमारे बेटे भी आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, बेटा बेटी में तो भेद करना भी नहीं चाहिए, है ना। अगर आप अपनी संतान है, आप भी की संतान है, बिल्कुल मेरा कहने का मतलब है कि दोनों बच्चों को आप इस तरह का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि बेटों पर तो एक स्वाभाविक ध्यान हम देते ही हैं। हमारे यहाँ की जो मानसिकता बनी हुई है बेटों के लिए वो तो कहना क्या है, लेकिन उन पर नजर पूरी रखनी चाहिए कि मालूम पड़ा फिर रिलैक्स हो गए तो वो नहीं खेलने में इंटरेस्ट ले रहे। हाँ, लेकिन बेटियों पर ज्यादा ध्यान दें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उचित पोषण दें, अच्छा व्यवहार करें, उन्हें आगे हिम्मत से बढ़ना सिखाएं, छुई मुई न बनाएं, है ना। बिल्कुल, छुई मुई लड़कियां जो है अब नहीं चलती हैं, उन्हें बहुत ही हिम्मत वाला बनाएं। उन्हें आप बहुत सारे गेम खिला सकती हैं, आप उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। और हम क्या कर सकते हैं? हम गीत सुन सकते हैं। अच्छा, गीत सुना सकते हैं जी। रोक लो अपनी मस्त अंगड़ाई, दोनों आलम ना टूट जाए कहीं, आसमां के हसीन हाथों से चांद सूरज न छूट जाए कहीं। दिल ने दिल से न जाने क्या कहा, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, ओ तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। किन बहारों ने दुल्हन बनाया तुझे और किरणों का जेवर पहनाया तुझे, सारी कलियों ने मिलकर सजाया तुझे, प्यार से हमने झूला झुलाया तुझे। आया मौसम जवां प्यार का, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, ओ तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। मेरे नैन
तो मंजरी ये होता है प्यार भरे दिल जब मिलते हैं तो इसी तरह देखते रहते हैं। और गाना चल रहा था और हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि आगे हमें करना क्या है। तो देखिए दोहे और कहावतें, यानी इनके अंदर छुपी है एकदम सीख का भंडार छुपा हुआ है। और जो हमारी हिंदी है, हिंदी भाषा है, हिंदी साहित्य है, या हमारे और भाषाओं के साहित्य है, और उनमें लोक जीवन से जुड़े हुए दोहे और कहावतों का विशेष स्थान रहा है। बिल्कुल। और ये छोटे छोटे वाक्य या पद होते हैं मंदाकिनी जी, जो जीवन की गहरी सच्चाइयों और अनुभवों को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। सदियों से दोहे और कहावतें मानव को सही मार्ग दिखाने, नैतिक मूल्यों को सिखाने और व्यावहारिक ज्ञान देने का कार्य करते आ रहे हैं। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग घर में वो भी होते थे, मम्मी डैडी दादी नानी काका वगैरह, ये सब लोग भी बातों बातों में ऐसी कहावतें कह देते थे कि बस मजा आता था। जैसे प्रसाद दे रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा प्रसाद दे रहे हैं, तो कहते हैं ये क्या हुआ, हम लोग कहते थे ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं आप तो ऐसी चीजें हम लोग उनके मुंह के ही सुन के सीखे। छोटी छोटी बातें जो है गूढ़ होती हैं, एक ही पंक्ति में हम जो वाक्य बोलते हैं वो 1000 बातें कह देता है। जैसे कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, है ना। बिल्कुल। तो ये दोहा जैसे कि आपको ये बताता है कि आप खुद का चिंतन करें कि बुरे आप ही हैं, बुरा जो देखन मैं चला, है ना। अगर आप बुरा देखेंगे तो आपको वही दिखाई देगा, आपका जो चश्मा है वैसा ही दिखाएगा जो चश्मा आपने पहना है। और अगर आप अच्छा देखेंगे तो आपको अच्छा ही समझ में आएगा। और इसी तरह एक है कि तिनका कभू न निंदिए जो पावंतर हो, कबहू उड़ी आंखन पड़े तो पीर घनेरी होए। यानी इसका मतलब यह है कि छोटा सा तिनका जो है उसकी मतलब छोटे से तिनके भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो पाँव के नीचे दब जाता है या हवा से उड़कर आपकी आंखों में आ जाता है तो पीड़ा देगा है। यानी किसी को कमतर मत समझिए। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत घमंड होता है कि मैं बहुत बड़ी हूँ, बहुत बड़ा हूँ, और सामने वाला बहुत हल्का है, और हम इस घमंड में जो है सामने वाले का सम्मान नहीं करते हैं, है ना। तो ये भी एक सीख देता है कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और देखिए ना, कहा गया है कि दोस्त पर आए देखी करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। यानी जो हम इंसान है उनका स्वभाव है कि जब वो दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कितने दोष हैं जिसका कोई आदि है ना अंत है। अनगिनत बुराइयां, असंख्य बुराइयां हमारे अंदर है। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि मंजरी की बुराई क्या है, मैं ये ढूंढने में लगी रहती हूँ। और ऐसा देखते हैं तब लगता है सामने वाला तो ऐसा ही है। लेकिन अगर एक बार आप अच्छी नजर से देखें तो आपको लगेगा कि हाँ इसके अंदर अच्छाइयां भी हैं। तो अब आप अच्छी नजर से मुझे देखिए। मैं आपको अच्छी नजर से ही देख रही हूँ। और हम अगला पढ़ बताते हैं। दूसरा ये है कि भाई खीरा मुख से काटिए मलिए नमक लगाए, रही मन करुए मुखन को चाहिए यही उपाय। जैसे कि कड़वे खीरे को काटकर नमक लगाने से खाया जा सकता है, लेकिन उसी तरह कटु बोलने वालों के साथ भी नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। यानी कोई अगर ऐसा बोलता है तो 10 बार बोलेगा वो कटु, लेकिन आप हमेशा मीठा बोलते रहिए, अच्छा व्यवहार करते रहिए, तो एक ना एक दिन तो वो रास्ते पर बदलेगा। हाँ, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा कभी नहीं बदलते टोकना चाहूंगी मंजरी, मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। कुछ जगह कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन सामने वाला लगातार हमसे अभद्रता करता है या किसी भी तरह का व्यवहार करता है, और हम उसको छोड़ देते हैं सोचकर कि कल ये सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगी। लेकिन वो हमारी नम्रता को, हमारी मिठास को कमजोरी समझ लेता है कि आप डरपोक हैं, आप कायर हैं, है ना। उस जगह तो फिर उसको थोड़ा सा आपका हंसना, जैसे हम लोग हंसकर बात को टाल देते हैं, कोई हमें बुरा भी कहता है तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हंसकर बात जाने दो, फॉरगिव देम। लेकिन सामने वाला कुछ और समझ लेता है आपको, कह रहे इसमें दम ही नहीं है, ये हर बात सुन लेती है, फिर तो एक दिन दम दिखाना पड़ता है। मतलब वो चीज है कि वो सोचता है कि आप तो सुन लेती हैं, आप तो हर बात सुन सकती हैं, हल्की बात आपको कही जा सकती है। वो ये नहीं समझ पाते कि भाई वो आपका रिगार्ड कर रहे हैं और बराबर आपको मौका दे रहे हैं सुधरने का। तो देखिए हमारे साथी भी लिख रहे हैं बहुत सारे संदेशों में, लिख रहे हैं कि कहावतें हमारे दैनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। हमें अपनी बात को कम से कम शब्दों में पूरा करने का माध्यम होती है। हमारे जिले की कुछ प्रसिद्ध कहावतें जो हम सभी के दैनिक जीवन में बोली व सुनी जाती हैं। लिखते हैं कि उठाए जीभ तरुआ से दे मारी, मतलब जो मन में आया बोल दिया। कितनी प्यारी सी बहुत अच्छी बात। और एक हाथ से ताली नहीं बजत, यानी मतलब दोष एक पक्ष का नहीं होता है। सही कहा। और ये लिखते हैं ऐसे होत कन तो काय खो जात, यानी
योग्य होते तो बाहर ना भटकते। अरे वाह, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके भूल जाओ, बदले में प्रशंसा की इच्छा नहीं रखो। और एक लिखते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और वही अभी तो तुमने कहा ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत से ज्यादा कम वस्तु का मिलना, हम कहते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा है। और अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपना काम स्वयं करना ही सबसे सही है, आत्मनिर्भरता जिसे बिल्कुल। और हमारे इन्हीं साथी ने एक और लिखा था, घर आए नाग न पूजे बामी पूजन जाए, मतलब अवसर मिला तो कुछ कर नहीं पाए। और आप बैल मुझे मार, मतलब जानबूझकर विपत्ति बुलाना। इस तरह की बातें इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है हमारे श्रोताओं ने। और लिखते भी हैं कि हिंदी साहित्य में दोहे और कहावतें ज्ञान, नैतिकता और जीवन के अनुभवों का निचोड़ माने जाते हैं। इन्हें सीख का भंडार कहा जा सकता है, कम शब्दों में गहरी बात कही जा सकती है। और लिख भी रहे हैं, नमस्कार मंजरी जी, मंदाकिनी जी, दोहे और कहावतें तो वास्तव में सीख का द्वार है, क्योंकि ये सरल काव्यात्मक भाषा में जीवन के गहरे सत्य, नैतिक मूल्यों और व्यवहारिक ज्ञान को समाहित करते हैं। कबीरदास जी, रहीम, तुलसीदास जी जैसे कवियों की जो दोहे हैं आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। और एक साथी लिखते हैं, इन्होंने बिहार की कुछ प्रचलित कहावतें लिखी हैं। एक लिखते हैं, जैसन बोअब तो ओइसन काटब, यानी जैसा बोगे वैसा काटोगे। ऐसे हम लोग जब पढ़ते थे तो मम्मी ये बोलती, अगर नहीं समय से पढ़ोगी ना तो वैसे ही होगा, जैसे बोओगी वैसे काटोगी, परिणाम वैसे ही मिलेगा। हमारे माता पिता बचपन में हमें बहुत सारी सीख देते थे कहावतों और लोकोक्तियों के जरिए, और हम समझ नहीं पाते थे। अब समझ में आता है, समझ आती है। और एक लिखते हैं, हंसले घर बसेला, यानी खुश रहकर ही घर परिवार में सुख शांति आती है। और आगे लिखते हैं, पूत के पांव पालना में ही दिखे रहे, होनहार बच्चा बचपन से अपनी प्रतिभा दिखा देता है, यानी बहुत अच्छी बात लिखी। और लिखते हैं, अंगुरी धरत धरत पहुंचा पकड़ ली है, यानी अंगुली पहुंचा पकड़ने वाला, अंगुली पकड़ते आपको मौका दिया तो यानी हम लोग का सखी सहेली में हम लोग का यही होता है, सामने वाला मौका देता नहीं कि बस हम चालू हो जाते हैं, है ना? नहीं, सखी सहेली में ऐसा नहीं होता है। हम तो हंसी मजाक करना पसंद करते हैं, ताकि हमारे जो श्रोता है, हमारी सखियां जिस समय हमें सुनती हैं, वो आनंद ले सके हमारी बातों का, है ना? और एक मराठी में कहावत लिखते हैं, कुरांडीचा दांडा गोतासा काट, कुरान यानी पेड़ तोड़ने वाले हथियार, उसका डंडा लकड़ी का होता है और वो ही पेड़ तोड़ने में मददगार साबित होता है। जीवन में ऐसा कभी ना हो, ये ऐसी बात इन्होंने कहावत लिखी है। और दूसरा देखते हैं, छड़ा से सड़ा धर्क मार बेड़ी चढ़ा, मतलब अकेला व्यक्ति कहीं भी कूद सकता है, उसे ना घर की चिंता ना अपने रिश्तों की। लेकिन इसी जगह हम लोग की कहावत में अकेला चना भाड़ नहीं वो सकता, बिल्कुल सही कहा कि अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते, मिलकर काम करना चाहिए। बहुत सी कहावतें भी हमारे जीवन में होता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना? साथ में हम कहते हैं, अरे दीवारों की भी कान होते हैं, कहते हैं ना? जी। और जैसा तुमने कहा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और एक थोथा चना बाजे घना, ये भी हम कहते हैं। और बगल में छोरा, शहर में डिंडोरा। हाँ, ये बात अक्सर घर में बोली जाती है। और दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ये तो खैर लगभग हर इंसान के साथ होता है, क्योंकि जब हम दूर रहते हैं ना अपने परिवार वालों से भी, और जब पास जाते तो पता चलता है कि हमारी कमियां है, उनकी कमियां क्या है। जब कहते हैं दूर के ढोल सुहावने भले थे। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब आपसे कहा जाता है नाचो तो कहते हैं भाई आंगन टेढ़ा है। हाँ, कैसे नाचे, घुंघरू नहीं ठीक बज रहे, या ये कुछ भी। और न मन तेल रहेगा, न राधा नाचेगी, हींग लगे ना फिटकिरी, रंग चोखो, धीर आए दुरुस्त आए। ये तो अक्सर हम आप बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी और कहावतें जैसे सांझ को आँच नहीं, या कहते हो मगरमच्छ के आंसू है ना, एक अनाज 100 बीमार कहते हैं। और एक हाथ से ताली का तो भी तुमने बताया था। और खोदा पहाड़ निकली चूड़िया, काला अक्षर भैंस बराबर, और चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ये बहुत बार हम कहते हैं। और अंधों में काना राजा भी बोलते हैं। आसमान से गिरा खजूर पे अटका। और 9 तो 11 हो जा भाई, 9 तो 11 हो जा। सखी सहेली करके हम लोग 9 तो 11 हो जाएंगे, है ना? और जहाँ चाह वहाँ राह, सही कहा। ऐसी बहुत सी प्यारी प्यारी कहावतें हैं जो एक एक पंक्ति में कहकर हम पूरी बात कह सकते हैं। कठिन से कठिन बात को भी सरल और प्रभावी ढंग से हम समझा सकते हैं। यही कारण है कि जो बुजुर्ग हमारे घर के बड़े लोग हैं, वो इनको समझाने में, इन बातों को समझाने में, इन लोकोक्तियों का, कहावतों का, मुहावरों का प्रयोग करते हैं। और हम समझ नहीं पाए थे अपनी उम्र में, अब जब हम निकल रही है उम्र, तब समझ आ रहा है कि इनका मर्म है क्या है। सब में बात सीख छुपी है। एक लिखते जाने की बात चोर की रात, मतलब किसी काम को करने का सही समय निकल जाने के बाद उसका पछतावा होता है। ये चीज इन्होंने लिखी है। तो ऐसे हमारे बहुत से साथियों ने लिखकर पंजाबी कहावतें भी लिखी है। बताओ। गड़िया च तखे नी
परने सड़ गए थे कुंवारे अंधेनी, मतलब रेलगाड़ियों में तख्त है, शादीशुदा परेशान है और कुंवारे शादी के लिए परेशान हो रहे हैं। यानी ये तो वो लड्डू है जिसने खाया वो भी परेशान है, जिसने नहीं खाया वो भी परेशान है। और एक अवधि कहावत एक लिखी, वो हम जरूर पढ़ देते हैं। जेकरे पाँव न फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई, है ना। और घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, बिल्कुल। और बई बई मारे बैलवा बांधे खाए तुरंत, यानी मेहनत कोई करे पल कोई खाए, है ना। मतलब कितनी कहावतें याद हो गई हमने जब अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ी थी, और उनके अर्थ हम रटा करते थे। सही बात है। कितनी सारी कहावतें एक साथ आ गई। देखो हमारे श्रोता भी याद करके, मतलब उनको भी अपने वो दिन याद आ गए जब वो कहावतों की दुनिया में जिया करते थे। कहावतों के लिए उनको बहुत सारा धन्यवाद, भंडार भी, और उन्हें बहुत सारा धन्यवाद भी दे देते इतनी सारी कहावतें लिखने के लिए। शुक्रिया उन दिनों को याद दिलाने के लिए, जब हम पढ़ा करते थे किताबों में, हिंदी की किताबों में, कि इनका अर्थ लिखे, हम लिखते थे अर्थात इस कहावत का अर्थ ये है, उदाहरण से ही तो हम बताते थे कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं इस दोहे में। तो वो दिन हमें याद आ गए हैं। और अब हमें गीत सुन लें जी। तो होश तो हमारे भी उड़ रहे हैं अब उड़े ना, क्योंकि हम भरवा व्यंजन बता रहे थे। हमारी एक साथी ने लिख के भेजा है कि शिमला मिर्च के बारे में लिखा है कि शिमला मिर्च को धोकर चीरकर उसकी डंठल निकाल दें और उसमें उबले आलू मसल लें और कढ़ाई में तेल डाल लें और इसमें जीरा या बेसन डालकर भूनें, उसमें थोड़ा अमचूर मिर्च धनिया डाल दें। अब इसमें ये आलू डाल दें और हरी धनिया वगैरह मिला करके मिक्स करें शिमला मिर्च के अंदर भर के, और आप इसको तवे पे रख के, मतलब ये शिमला मिर्च भरवा बताया हाँ, लेकिन ये जो शिमला मिर्च भरवा है, लेकिन इसी आलू के मसाले में आप पनीर है, मटर है, हरी धनिया, अदरक, हरी मिर्च, अमचूर पाउडर, सारा चीज डाल के एक बढ़िया सा भरावन बना लीजिए। इसको आप प्याज भी डालिए, लहसुन प्याज अदरक सब मिला के एक भरावन बनाइए और इसको आप चाहे तो टिंडे में भरिए, टमाटर, बैंगन, करेला, अच्छा ये मसाला ये भी इसमें भी भर सकते हैं। और करेले का जो अलग मसाला होता है, सौंफ, मेथी, कलौंजी, जीरा, राई, धनिया और खटाई, ये सब पीस करके जो बनाते करेले को, उसके अंदर भी भर के हम
बना सकते हैं। यानी एक तो आपका पनीर आलू वाला, इसमें आप ये भर लीजिए, अपना क्या कहते हैं, परवल भर लीजिए आप, शिमला मिर्च भर लीजिए, टमाटर, टिंडा, भिंडी सब भर सकते हैं। लेकिन जो करेले का मसाला हमारा वो ड्राई पाउडर वाला बनता है, मेथी सौंफ कलौंजी जीरा वाला, सूखा होता है, वो सूखा होता है, उसको आप करेले में भरिए, वो आप भिंडी में भी भर सकते हैं। ठीक है, उसको हम शिमला मिर्च में भी भर सकते हैं। हाँ, उसमें हम बेसन डाल के भर सकते हैं, शिमला मिर्च होती है उसको भर सकते हैं। तो मसाला आपने एक बनाया, उससे आप कई तरह की सब्जियां भर सकते हैं। और करेले के लिए तो सबको पता है कि स्पेशल बनता है। हाँ, करेला तो अपने अपने हिसाब से लोग बनाते हैं। कुछ लोग जो है ना अलग अलग तरीके से करेले की कुछ प्याज का पेस्ट बनाकर भी उसमें मसाला डाल के, ये करेले का मसाला डाल के उससे भी करेला बनाते हैं। तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो और भरवा व्यंजन का मजा ले सकते हैं। और एक हमारे श्रोता थे, उन्होंने लिखा था कि उनके घर में नहीं बनता है, तो भाई आज से बना ले। हाँ, बनाना शुरू कर दे। और मैं तो ये कहूंगी कि हमारी सखियों और सखाओं को भी पता है कि जो सामने मेरी सखी ये बता रही होती है, उसको मैं अक्सर कहती हूँ कि बताना बाद में, पहले लेकर आओ। और तुम कभी नहीं लेके आती हो। अच्छा, ऐसा मत कहिए, आज लाई हूँ गाजर का हलवा। तो चलो कार्यक्रम फटाफट कर लेते हैं। गाजर का हलवा भी खाना है ना। हाँ जी, चलो गाना सुने। अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, और साथी तो मंजरी, अब हमें भी चलना होगा। बिल्कुल, चलने से पहले गुजराती कहावत सुनती जाइए कि ना बोलवा माँ नव गुण, मतलब कुछ भी नहीं बोलने में 9 गुण समाये हैं। और खाली वासण जहाँ जहाँ खकड़े, यानी खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाते हैं। छल जाए वाली बात है। जी जी, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। तो चलते चलते बहुत अच्छा लगा और सभी को शुक्रिया अदा करते हैं। सबने हमारे साथ बाकायदा इस कार्यक्रम को एंजॉय किया। तो अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। तो नमस्कार सभी को, नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।